प्रधानमंत्री मोदी की, जो आज से अपने 3 दिवसीय गुजरात दौरे का आगाज सोमनाथ की पावन धरती से कर रहे हैं। और इस यात्रा का सबसे आध्यात्मिक और भावनात्मक पहलू सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, जो महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर किए आक्रमण के 1000 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित हो रहा है। यह पर्व उन वीर पूर्वजों के बलिदान को समर्पित है जिन्होंने मंदिर की गरिमा और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। आज शाम सोमनाथ पहुंचने के बाद पीएम मोदी रात के 8 बजे मंदिर में आयोजित ओमकार मंत्र जाप में सम्मिलित होंगे। इसके पश्चात आध्यात्मिकता और आधुनिक तकनीक के संगम के रूप में एक भव्य ड्रोन शो का अवलोकन भी करेंगे। तो कल यानी कि 11 जनवरी को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बेहद व्यस्त रहने वाला है। सुबह वे शौर्य यात्रा में भाग लेकर उन योद्धाओं को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने सदियों पहले मंदिर को बचाने के लिए संघर्ष किया था। इसके उपरांत सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और दर्शन करने के बाद वे स्वाभिमान पर्व के अवसर पर आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ये पूरा आयोजन न केवल सोमनाथ मंदिर की प्राचीन महिमा को याद करने का अवसर है, बल्कि राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना और सामूहिक संकल्प के उस अटूट प्रतीक को भी दर्शाता है जिसने हर हमले के बाद मंदिर को और भव्य रूप में पुनर्जीवित किया। तो धार्मिक कार्यक्रमों के बाद में प्रधानमंत्री का ध्यान क्षेत्र के आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास पर होगा। वो राजकोट का रुख करेंगे जहां कच्छ और सौराष्ट्र के विकास को गति देने के लिए वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यहां पीएम मोदी एक विशाल ट्रेड शो और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में सम्मेलन को संबोधित करते हुए निवेश और रोजगार के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। और इसी दिन शाम को प्रधानमंत्री अहमदाबाद जाएंगे जहां वो अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 के सेक्टर 10A से महात्मा मंदिर तक के खंड का उद्घाटन करेंगे, जिससे गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच शहरी कनेक्टिविटी को एक और नई मजबूती मिलेगी। दौरे का अंतिम चरण अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिहाज से ऐतिहासिक होगा। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में द्विपक्षीय वार्ता होगी। भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने पर यह मुलाकात दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। द्विपक्षीय चर्चा के साथ साथ दोनों नेता साबरमती आश्रम की शांति का अनुभव करेंगे और साबरमती रिवर फ्रंट पर रंग बिरंगी पतंगों से सजे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का भी आनंद लेंगे। प्रधानमंत्री का यह दौरा धार्मिक श्रद्धा, आधुनिक विकास और वैश्विक मित्रता का एक अनूठा संगम साबित होने जा रहा है। और देखिए, बात अब होने वाली है माघ मेले की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक प्रयागराज पहुंचते हैं। दोपहर में संगम तट पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने पूरी श्रद्धा के साथ मां गंगा का पूजन किया, विशेष आरती की और संगम पर करीब 32 मिनट उन्होंने बिताए। इसके बाद वो महामंडलेश्वर सतुआ बाबा के शिविर में पहुंचते हैं, जहां जगतगुरु रामानंदाचार्य के जन्मोत्सव समारोह में हिस्सा लेते हैं, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और इस मौके पर कहते हैं कि प्रयागराज की पावन धरा को भगवान भारद्वाज ऋषि, वाल्मीकि ऋषि सहित अन्य ऋषियों ने इसे सनातन के पावन केंद्र के रूप में विकसित किया। अभी जगतगुरु रामानंदाचार्य जी कह रहे थे, मैं देखता हूं ऐसे गांव-गांव में जाता हूं, जब मैं रविदासी संप्रदाय से जुड़े हुए संतों की साधना को देखता हूं। इस मंच पर आज ये सभी द्वादश परंपरा के संत जन यहां पर उपस्थित हैं। इस पंडाल में हजारों की संख्या में संतों की उपस्थिति, रामानंद परंपरा के अलग अलग धाराओं से, कबीर पंथी भी है, रविदासी परंपरा से भी है, श्री पीपा जी की परंपरा से भी है, अलग अलग परंपरा से जुड़े हुए सभी पूज्य संतों की उपस्थिति इस सनातन धर्म की उस एकता का उद्घोष कर रहा है जो आज की आवश्यकता है। सीएम योगी ने कहा कि जाति संप्रदाय के नाम पर बंटोगे तो बांग्लादेश की तरह हाल होगा। जाति के नाम पर मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी तरह सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे कि बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि अब कोई बोल नहीं रहा है, ये सेक्युलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर हिंदू धर्म को तोड़ने की पूरी ताकत लगाते हैं। बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है, लगता है किसी ने फेविकॉल लगा दिया है। प्रयागराज आज फिर इसकी उद्घोष कर रहा है कि जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे कि जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग
जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है, ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है। तो धार्मिक कार्यक्रमों के बाद में मुख्यमंत्री ने अपना पूरा ध्यान मेले की व्यवस्थाओं पर केंद्रित किया। उन्होंने ICCC सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ में एक लंबी और महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अब तक आए करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रबंधन की तारीफ की, लेकिन साथ ही 15 जनवरी से शुरू हो रहे मकर संक्रांति जैसे बड़े स्नान पर्वों के लिए अलर्ट रहने के लिए कहा। उन्होंने साफ किया कि 10 से 12 करोड़ श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और सुविधा में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मेला क्षेत्र की बारीकियों को समझने के लिए मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण भी किया, जिससे उन्होंने 9 पांटून पुलों और 25,000 शौचालय और भीड़ प्रबंधन के रास्तों का जायजा लिया। इस बार मेले में तकनीकी का भी सहारा लिया जा रहा है, जिससे मुख्यमंत्री काफी संतुष्ट दिखाई दिए। बिजली के खंभों पर लगे QR कोड और अत्याधुनिक कैमरों के जरिए हर कोने पर नजर रखी जा रही। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि एम्बुलेंस और स्वास्थ्य केंद्रों की पहुंच हर श्रद्धालु तक आसान होनी चाहिए, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। मुख्यमंत्री योगी के 6 घंटे के इस दौरे ने प्रशासन में नई ऊर्जा भर दी। आगामी स्नान पर्वों जैसे मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी के लिए सुरक्षा घेरा और कड़ा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रयागराज का माघ मेला स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन की मिसाल बनना चाहिए। अब प्रशासन का पूरा ध्यान 15 जनवरी को होने वाले मकर संक्रांति के पहले स्नान की तैयारियों को अंतिम रूप देने पर है। और वहीं देखिए, बात अब होने वाली है जेडीयू के नेता की। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब जेडीयू ने अपनी पार्टी के भीतर सफाई अभियान यानी ऑपरेशन क्लीन शुरू किया है। हाल ही में हुए चुनाव में एनडीए ने 202 सीटें जीती और प्रचंड बहुमत तो हासिल किया, लेकिन नीतीश कुमार उन नेताओं को माफ करने के मूड में कतई नहीं जिन्होंने चुनाव के दौरान गठबंधन के खिलाफ काम किया। आज पार्टी ने एक कड़ा फैसला लेते हुए ऐसे 12 बड़े नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी के इस कदम से बिहार के सियासी गलियारों में हड़कंप मच चुका है। जेडीयू के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का पार्टी में अध्याय भी अब समाप्त हो चुका है। हाल ही के दिनों में केसी त्यागी के कुछ और बयानों, गतिविधियों को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आई थी। सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक त्यागी ने पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाया था, जिसके बाद जेडीयू नेतृत्व ने उन्हें दूरी बनाने का फैसला किया, उनसे दूरी बनाने का फैसला किया। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन के हालिया बयान से साफ हो चुका है कि जेडीयू का अब केसी त्यागी से कोई औपचारिक संबंध नहीं रह गया। पार्टी की ओर से जारी आधिकारिक पत्र के मुताबिक एक 3 सदस्यीय जांच समिति ने उन नेताओं की पहचान की थी जिन्होंने पार्टी और एनडीए उम्मीदवारों को हराने की कोशिश की थी। निष्कासित किए गए नेताओं में सबसे बड़ा नाम पूर्व विधायक अशोक सिंह का है, जिनके अलावा रामदास सदा, संजीव कुमार सिंह, संजय कुशवाहा और मोहम्मद जमीउल रहमान जैसे चेहरे भी शामिल हैं। ये नेता औरंगाबाद, सिवान, सहरसा, दरभंगा और जहानाबाद जैसे जिलों में पार्टी की जड़ों को कमजोर करने के दोषी पाए गए हैं। तो जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के हस्ताक्षरित पत्र ने यह साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार अब अनुशासन को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। पार्टी का मानना है कि नेताओं ने चुनाव के दौरान भीतरघात किया, जिससे कई सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत का अंतर बेहद कम रहा और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। जेडीयू का यह एक्शन एक बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है कि पार्टी के मूल सिद्धांतों और गठबंधन धर्म के खिलाफ जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसका कद कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जानकारी के अनुसार इस कार्रवाई के पीछे जेडीयू के भीतर अब दूसरे ऐसे नेताओं की भी धड़कनें तेज हो गई हैं जिन पर जांच की तलवार लटक रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी है। विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार कर रहे हैं और एकजुटता और मजबूत करना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे कदम उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। अनुशासन का यह चाबुक न केवल बागियों के लिए चेतावनी है, बल्कि वफादार कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की भी एक कोशिश है। अब देखना होगा कि पार्टी से निकाले गए ये नेता भविष्य में क्या नया राजनीतिक रास्ता अख्तियार करते हैं। और वही देखिए, आगे बढ़ते हैं, बात होगी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की, जिन्होंने भारत मंडपम में न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 का उद्घाटन किया। वर्ल्ड बुक फेयर में देश विदेश के लोगों ने भी हिस्सा लिया। उद्घाटन समारोह में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और इस समारोह के दौरान में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तबला भी बजाया।
तो वहीं इस मौके पर उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल पुस्तकों का मेला नहीं है, बल्कि विचारों का संगम, संवादों का उत्सव और सृजनशीलता का जीवंत मंच भी है। पिछले 53 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा ये पुस्तक मेला आज विश्व प्रकाशन जगत का एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय मंच बन चुका है। वहीं शिक्षा मंत्री ने भगवत गीता का उल्लेख करते हुए कहा, ज्ञान से अधिक पवित्र इस संसार में कुछ है नहीं। उन्होंने कहा, पुस्तकें पीढ़ियों को जोड़ने वाली कड़ी हैं जो सभ्यताओं की स्मृति को संजोती हैं और समाज को दिशा देती हैं। दिल्ली विश्व पुस्तक मेला भारत की रीडिंग कल्चर का सबसे बड़ा लोक उत्सव है, जहां लेखक, प्रकाशक और पाठक एक साझा मंच पर संवाद करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस वर्ष मेले में 20 लाख से अधिक पाठकों ने 50 से अधिक देशों, 3000 से ज्यादा स्टॉल्स और 1000 से अधिक प्रकाशकों और 600 से अधिक साहित्यिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों में भागीदारी की। उन्होंने कहा कि यह आयोजन विश्व का सबसे बड़ा बिजनेस टू कंज्यूमर पुस्तक मेला बन चुका है, जो वैश्विक प्रकाशन उद्योग में भारत की मजबूत उपस्थिति को दर्शाता है। बहुत ही गौरव की विषय, भारत की बौद्धिक क्षमता की ये पराकाष्ठा, ये उसकी प्रतिफलन है। उसमें आज एक राष्ट्रीय उत्सव आज ये बन चुका है, विश्व की सबसे बड़ा पुस्तक मेला ये बन चुका है। भारतीय सैन्य शक्ति के ऊपर हम सबकी नाज है, हम सबकी गौरव है। भारत की नई पीढ़ी को इसमें जाननी चाहिए। पुस्तक मेला में उसकी इसीलिए थीम रखा गया। भारतीय नौसेना अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए एक बेहद ऐतिहासिक और बड़ी डिफेंस डील को अंजाम देने के करीब पहुंच चुकी है। साल 1971 के युद्ध में कराची बंदरगाह को तबाह करने वाली हमारी नौसेना अब साल 2026 में अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाने जा रही है। भारत सरकार प्रोजेक्ट 75I के तहत जर्मनी के साथ करीब 72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के रक्षा समझौतों को अंतिम रूप देने वाली है और इस महाडील के तहत भारतीय नौसेना के बेड़े में 6 अत्याधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियां शामिल हो जाएंगी, जो अपनी मारक क्षमता और आधुनिक तकनीक के दम पर दुश्मनों के दांत खट्टे करने में सक्षम होंगे। और वहीं यूपी के बदायूं शहर में आज एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। सदर कोतवाली क्षेत्र के शाहबाजपुर जफा की कोठी के पास रहने वाले सलीम अहमद के 2 मासूम बेटे 11 साल का सयान, 4 साल का रेयान शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे बाथरूम में नहाने गए। दोनों भाई ठंड से बचने के लिए बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद किया, गैस गीजर ऑन किया और काफी देर तक जब बाहर कोई हलचल नहीं हुई, बच्चों ने आवाज देने पर भी जब जवाब नहीं दिया तो परिवार वालों को इस अनहोनी का अंदाजा हुआ। तब दरवाजा तोड़ा, अंदर का नजारा देखा, परिजनों के होश उड़ गए। दोनों भाई जमीन पर बेसुध पड़े थे। जी। और अक्सर नहाते थे रोज। जी। नहाते थे, बहुत देर हो गई, जब कोई आवाज़ नहीं आई तो फिर उन्होंने वाइफ ने हमारी केवाड़ तोड़ के इन्हें देखा तो अंदर सब गैस भरी हुई थी। जी। धुआं था बहुत ज़्यादा। बाहर निकाल के इन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। अस्पताल में उन्होंने बड़े वाले को तो रेफर कर दिया बरेली। जी। छोटे वाले की उन्होंने बहुत कोशिश करी लेकिन वो बच नहीं पाया। परिजनों ने बताया कि बाथरूम छोटा था और वेंटिलेशन न होने की वजह से गैस गीजर से निकली जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पूरे कमरे में भर गई थी। ऑक्सीजन की कमी के चलते दोनों बच्चों का दम घुटने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। आनन फानन में परिजन दोनों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने 4 साल के छोटे भाई यानी कि रयान को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं बड़े भाई सयान की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। जहरीली गैस उसके फेफड़ों तक पहुंच गई है, जिसके चलते उसे प्राथमिक उपचार के बाद बरेली के हायर सेंटर रेफर किया गया है। और हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस जिला अस्पताल पहुंचती है, लेकिन मासूम बेटे की मौत से टूटे परिवार ने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करने से साफ इनकार किया। पुलिस के मुताबिक ये मामला पूरी तरह से गैस गीजर से दम घुटने का बताया गया। बच्चों के पिता सलीम उस वक्त पड़ोस के सैलून पर गए हुए थे और मां रुखसार घर के काम में व्यस्त थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रोज की तरह सुबह नहाने जाना एक मासूम की जान ले लेगा और दूसरे को अस्पताल के बिस्तर पर पहुंचा देगा। और इस घटना के बाद पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे इलाके में शोक की लहर है। बदायूं की यह घटना उन तमाम लोगों के लिए बड़ी चेतावनी है जो बंद बाथरूम में गैस गीजर चलाते हैं। और विशेषज्ञों का कहना है कि गैस गीजर का इस्तेमाल करते समय बाथरूम में वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है ताकि जहरीली गैस बाहर निकल सके। फिलहाल सयान बरेली के अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।